हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। देखिए, आप ये सोच के चलिएगा, अगर एग्जाम डेट जिसको भी नहीं पता है तो आप 18 जून मान के ही तैयारी करिएगा, 17-18 जून, क्योंकि संभावित है तो हो भी सकता है कि उसी डेट में आपका एग्जाम हो जाए और डेट ना टले। ठीक है, तो इसी डेट को आप मान के अपनी तैयारी करिएगा। तो आप आगे ये मत मानिएगा कि पेपर टलेगा और जुलाई में जाएगा, अगस्त में जाएगा, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ध्यान में मत लाइएगा। ठीक है, नहीं तो पढ़ाई आपकी इफेक्ट करेगी। तो हम बात करेंगे, इस समय हम आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि जो हम आपकी जीके सीरीज चला रहे हैं, जीके कैप्सूल जो है, तो उसमें हमने आपका उत्तर प्रदेश का क्या पढ़ रहे थे? हम उत्तर प्रदेश राजनीतिक संरचना पढ़ रहे थे। इसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था आपका विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को। और आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ आपका जो है राजनीतिक संरचना खत्म हो जाएगी। फिर हम उसके बाद पंचायती राज और प्रशासनिक संरचना सारी चीज़ें देखेंगे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश का ये आप मान लीजिए कि आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर आप बाकी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, यूपी स्पेशल नहीं तैयार कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, ये चीज़ें आपको सारी यहाँ से पूरी कराई जाएंगी। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन आपसे और पूछना है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम वो थोड़ा सा क्वालिटी क्लियर नहीं है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो नॉर्मल कैमरे पे जैसे वीडियो बनती है, जैसे ये वीडियो जो बनती है आपकी नॉर्मल कैमरे पे बनती है, तो क्या इसमें भी कोई सेटिंग होती है कि 240 पे भी देखा जाएगा तो साफ दिखे? तो अगर होगा ऐसा कुछ तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। नहीं तो अगर कोई ऐप है तो उसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो जो बनती है आपकी नॉर्मल कैमरे पे ही बनती है, तो 360 पे तो अच्छी आती है, 240 पे थोड़ा सा ब्लर रहती है। बहुत सारे लोगों के पास नेट का इशू रहता है, तो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री को। और इससे पहले हमने कल जो चीज़ें सारी चीज़ें देख ली थी, तो आपने अच्छे से देखा होगा, उसको समझ लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, तो ये चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। और मुख्यमंत्री का किसी भी राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण क्या, सबसे समझिए कि सर्वोपरि स्थान मुख्यमंत्री का ही होता है। तो हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन में आपका हो जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री जो होता है आपका, ये होता है आपका कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो इस पर चाहे स्टार लगाइए, चाहे जो लगाइए, चीज़ें ये इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको पीएम का लघु रूप कहते हैं। ठीक है, अब पीएम का लघु रूप क्यों कहते हैं? ठीक है, पीएम का यानी कि प्रधानमंत्री का लघु रूप क्यों कहते हैं? कि इनके कार्य और दायित्वों के कारण ही इसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहते हैं। कार्य एवं दायित्व के कारण, कार्य एवं दायित्व के कारण, दायित्व के कारण इसे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री का लघु रूप कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे देश में राष्ट्रपति का रोल होता है, वैसे ही एक हिसाब से आप मान लीजिए कि किसी भी राज्य में राज्यपाल का रोल होता है। ठीक है, बस वो सारे सलाह सारी मुख्यमंत्री ही देता है, बाकी जो भी चीज़ें हैं तो ये मान के चलिए जो मेन होता है वो आपका मुख्यमंत्री ही होता है किसी राज्य में। और केंद्र स्तर पर हम माने तो प्रधानमंत्री ही प्रमुख होता है। बस ये नाम के होते हैं आपके राज्यपाल और राष्ट्रपति लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में हमने बात की कि ये कार्यपालिका का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। देखिए, चीज़ें आपको 2-4 बार बताने का मतलब है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं और यहाँ से आपकी चीज़ें गलत ना हो। जो आप यहाँ से पढ़ रहे हैं उसको मत गलत करिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसको प्रधानमंत्री का लघु रूप कहते हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि इसके कार्य एवं दायित्व ही ऐसे होते हैं। तो कार्य एवं दायित्व के कारण ही इसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहते हैं। अब हम बात करें कि जो ये मुख्यमंत्री होता है विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो ऐसे पूछा जाता है आपका क्वेश्चन कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता आपका होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, बहुमत दल का नेता कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके। अगर कोई यूपी का एग्जाम है तो फिर पूछिए नहीं कि आपके कहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। और अब संख्या जो है उत्तर प्रदेश के क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये सोच में मत रहिएगा कि 2-4 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के पूछेगा, बस रहने देंगे। ठीक है, और जो वीडियो का है आपके 50 क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से रहेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमने बात की कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। अब बात करेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, और इसको शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल। और बाकी जो मंत्री होते हैं, बाकी मंत्री की नियुक्ति है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल आप ऐसे समझ लीजिए, राज्यपाल करता है मंत्रियों की नियुक्ति। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये चाहे आप वैसे ले लीजिए और चाहे यहाँ ले लीजिए राज्य के स्तर पे, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो है नियुक्ति भी राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की, शपथ भी दिलाता है उसे, गोपनीयता और उसके कार्य की सबकी शपथ दिलाता है। लेकिन अगर बात करें कि मंत्रियों की नियुक्ति, तो मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल
मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है, ठीक है, मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर यानी सलाह लेकर ही करता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या बात की कि राज्य जो है सलाह पर करता है तथा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है राज्यपाल की से मुख्यमंत्री को। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए सीएम का मतलब मुख्यमंत्री, हमने चीफ मिनिस्टर का लिख दिया है, तो ये थे श्री गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे पहले मुख्यमंत्री। ये पूछा जाता है आपका, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। ये कौन थे, ये उत्तर प्रदेश से अगर पहले सीएम का पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत थे। तो इनका कार्यकाल क्या था, अप्रैल 1946 से दिसंबर 1954। तो इनका कार्यकाल माने तो अप्रैल 1946 से दिसंबर 1954 तक था। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो वैसे ये हम आपको जो डिटेल है कार्यकाल का है, ये मंत्रिपरिषद का सारा, राज्यपाल का, विधानसभा का, विधान परिषद का, मुख्यमंत्री का पूरा हम PDF आपको कार्यकाल के साथ में आज आपको मिल जाएगी। जब वीडियो अपलोड होगी उसके बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा 9 बजे के बाद मिलेंगी, उससे पहले नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें छूट भी जाएंगी तो वहाँ पे आ जाएंगी। वहाँ जहाँ पे जैसे यहाँ पे कार्यकाल आपका लिखा है तो वहाँ पे भी डिटेल सभी का कार्यकाल, लेकिन आज तक जितने हुए हैं सभी का डिटेल लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है आप मेन पढ़ेंगे और पूरा अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। इनका कार्यकाल अप्रैल 1946 से दिसंबर 1954 तक था, तो याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश या देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, आप चाहे उत्तर प्रदेश मान लीजिए चाहे देश की मान लीजिए, ठीक है। देखिए चीज़ ऐसी हुई कि देखिए उत्तर प्रदेश में पहली हमने देखा था कि राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, तो उन्हें भी हम चाहे देश का पहली महिला राज्यपाल माने वो भी सरोजिनी नायडू है, चाहे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल माने वो भी सरोजिनी नायडू है। ऐसे ही मुख्यमंत्री भी देखेंगे कि चाहे आप देश का देखें और चाहे आप किसी राज्य का देखें, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री है आपकी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो देखिए यहाँ पर कार्यकाल नहीं लिख रहे हैं, आपको कार्यकाल की PDF मिल जाएगी, तो इस पर निश्चित रहिएगा। कार्यकाल कब से कब तक इन्होंने किया है, शायद 1960 से 67 तक किया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें जो है आपको कार्यकाल की पूरी हम PDF दिला देंगे, तो इसमें आप चिंता मत करिएगा। ये अक्टूबर 1960 से मार्च 1967 तक शायद रही हैं, तो देख लीजिएगा उसमें एक बार मैच करा लीजिएगा, अक्टूबर 1960 से मार्च 1967 तक, ठीक है। तो ये आप एक बार मैच करा लीजिएगा, ये पूरी PDF हम आपको देंगे। अगर यहाँ पे कहीं मिस्टेक भी हो गई है इसमें कार्यकाल में तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो हमने क्या देखा, ध्यान से देखिए, हम जितनी चीज़ें देखी एक बार हम और देखते हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश या किसी भी देश की, किसी भी देश नहीं, या देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी जी हैं। और बात करेंगे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है आपके, तो योगी आदित्यनाथ जी है। ये दोबारा से यानी कि लगातार दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। ये ऐसा उत्तर प्रदेश में क्या है, ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जो है ये इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो बस क्वेश्चन आपके लिए यही है कि ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे, एक नाम आपने सुना होगा नारायण दत्त तिवारी का। तो नारायण दत्त तिवारी जो थे ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी रह चुके हैं, उत्तराखंड के भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी ये क्वेश्चन ऐसे आता है, पूछा जाता है कि वो कौन से राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे हैं और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वो है नारायण दत्त तिवारी जी। ये उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनको याद रखिएगा। फिर हम आगे बात करेंगे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका देखिए, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, आपने नाम सुना होगा कि ये तो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश को तो CM रह ही चुके हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रह ही चुके हैं, साथ में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ये दोनों लोग, ठीक है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये दोनों रहे हैं, ठीक है। और PM लिख देते हैं प्रधानमंत्री को, तो यहाँ से जान जाइएगा। तो 2 नाम आपके हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। कौन कौन से नाम है आपके, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे ही और क्या है, देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इसको स्किप मत करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, जैसे कि सर्वाधिक बार कौन कौन रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चीज़ें कुछ समझने वाली हैं। चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव जी, ये तीनों लोग जो है, ये तीनों लोग 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है।
तीन बार जो है आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों लोग तीन तीन बार। लेकिन अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार यानी कि 4 बार रह चुकी हैं मायावती जी। ठीक है, सुश्री मायावती जी जो हैं 4 बार रह चुकी हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं। ठीक है, वर्तमान कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। फिर हम बात करते हैं कि नारायण दत्त तिवारी कौन है, तो ये जो है उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भी रहे हैं। फिर 2 नाम आपके और आते हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये मुख्यमंत्री तो रहे हैं उत्तर प्रदेश के और ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं देश के। ठीक है, फिर बात करेंगे सर्वाधिक बार सीएम, तो सर्वाधिक बार वैसे लिखना गलत होगा क्योंकि सर्वाधिक बार मायावती जी ही रही हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव जी, ये तीनों लोग 3-3 बार रह चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं आपके 4 ऑप्शन में दे देगा, एक नाम हटा देगा, तो ऐसे ही चीज़ें पूछा जाता है। ठीक है, और फिर बात करें 4 बार कौन रही है मुख्यमंत्री, तो मायावती जी रही है। तो याद रखेगा कि मुख्यमंत्री जी जो है सर्वाधिक 4 बार रही है मुख्यमंत्री। ठीक है, मायावती जी ये सर्वाधिक 4 बार, सर्वाधिक बार, ऐसा सर्वाधिक बार हुआ है कि 4 बार ये रह चुकी हैं। फिर अब हम बात करते हैं आगे, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री की बात करें तो अखिलेश यादव जी रह चुके हैं। अखिलेश यादव जी रह चुके हैं। ये 30 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सबसे कम एज में कौन मुख्यमंत्री बना है, तो ये अखिलेश यादव जी बने हैं। इनका कार्यकाल क्या था, 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक था इनका कार्यकाल। तो याद रखेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपके मुख्यमंत्री का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का चैप्टर आपका खत्म होता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सीएम कौन रह चुके हैं, तो ये रह चुके हैं अखिलेश यादव जी। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री आपका खत्म हो गया। और जो जितने भी आज तक मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, शुरू से लेकर आखिरी तक, वो सब आपको कार्यकाल के साथ वो PDF में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को यहाँ पर कि अनुच्छेद 163 इसको देख लीजिए। फिर देखा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है, ठीक है, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं परामर्श करने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। मंत्रिपरिषद क्यों बनाई जाती है, क्यों बनाई गई है, कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। तो ये चीज़ों को याद रखेगा। और इसका जो प्रमुख होता है ये मुख्यमंत्री होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपका कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो ये मुख्यमंत्री होगा। इन चीज़ों को याद रखेगा। तो हमने क्या देखा कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये चीज़ें आपको याद हो गई। फिर आगे हम देखते हैं कि अगर इसकी अवधि पूछी जाए कि मंत्रिपरिषद की अवधि कितनी होती है, तो सामान्य रूप से तो 5 वर्ष होती है। ठीक है, सामान्य रूप से तो 5 वर्ष होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बात करें तो इसकी अवधि विधानसभा में उसके दलीय बहुमत पर भी निर्भर करता है। ठीक है, क्या है मंत्रिपरिषद जो है, क्या इसका क्या है, वैसे तो अवधि 5 साल की होती है, लेकिन बात की जाए व्यवहारिक रूप से तो इसकी अवधि विधानसभा में उसके दलीय बहुमत पर निर्भर करता है। कभी कभी होता है कि समर्थन से सरकार बनती है, तब चीज़ें ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 5 वर्ष से कम या ज़्यादा, ऐसी चीज़ें भी ज़्यादा नहीं कम ही हो सकती है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो याद रखेगा। और मंत्रिपरिषद में कितने तरीके के मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो इतने मंत्री आपके कैबिनेट में मंत्रिपरिषद में होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये चीज़ें होते हैं। तो हमने क्या देखा, मंत्रिपरिषद का निर्माण क्यों किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। और इसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। अगर मंत्रिपरिषद की अवधि माने तो 5 साल होती है, लेकिन किसी अगर विशेष इसकी अवधि विधानसभा में उसके दलीय बहुमत पर निर्भर करती है व्यवहारिक रूप से। और बात करें यहाँ पर कितने तरीके के मंत्री होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं यहाँ पर, 3 प्रकार के। और जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बात करें कार्य की, जो मंत्रिपरिषद होता है, तो मंत्रिपरिषद क्या, ध्यान से देखिएगा, मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय कार्य करता है। ठीक है, करती है कि मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद क्या करती है, तो अनेक जो है प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय कार्य करती है। तो ये सारे कार्य भी मत भूलिएगा, याद रखेगा। मंत्रिपरिषद जो है अनेक प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय कार्य करती है। अब बात करें कि मंत्रिपरिषद जो है ये राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। पूछा जाता है कि राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य कौन करता है। ठीक है, पूछा जाता है कि राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मंत्रिपरिषद करता है। ये चीज़ें याद रखिएगा कि राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कार्य मंत्रिपरिषद करता है। तो ये चीज़ें हुई मंत्रिपरिषद में। और भी चीज़ें हैं, हम उसको आपके आगे की स्लाइड में बताएंगे, तो इधर का मिटा देंगे और आपका मंत्रिपरिषद पूरा एक ही इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा, आपने सुना होगा राष्ट्रपति शासन के बारे में,
तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति शासन, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पूछा जाता है कि किसी राज्य में सर्वाधिक बार किस राज्य में लगा है सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन के बारे में कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगा है, किस राज्य में लगा है, तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि 10 बार लगा है। और पहली बार कब लगा, 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, आपको आई होप मुख्यमंत्री समझ में आ गया होगा। और उसके साथ साथ मंत्रिपरिषद भी हमने चीज़ें बता दी, बहुत अच्छे से बताई हैं, इसको देख लीजिएगा और PDF भी आपको मिल जाएगी। अब जो मंत्रिपरिषद की चीज़ें बची हैं उसको हम इधर रखते हैं, तो इधर की चीज़ें हमें मिटानी पड़ेंगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लेना चाहें तो, और उसके बाद हम आपको आगे का बताते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे हम क्या देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि भारत के कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव जीता था और उसके बाद वो क्या बन गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे। ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को। क्या हमने बताया है कि भारत के ऐसे राजनीतिज्ञ जो यूपी की किसी भी सीट से, जैसे यूपी की सीट से चुनाव जीते हैं, चुनाव लड़े हैं, जीते नहीं लड़े हैं, और प्रधानमंत्री भी बने। अब जीते या हारे हैं ये बात मत याद रखिए, बस ये याद रखिए कि कौन से नाम है उनको हमने यहाँ पर लिखा है कि भारत के ऐसे राजनीतिज्ञ जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीटों से चुनाव लड़ा है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। तो ऐसे कौन है, ऐसे 9 लोग हैं आपके, 9 राजनीतिज्ञ हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो क्या हमने देखा, देख लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी। ठीक है, तो यहाँ पर राजीव गांधी लिख लीजिए, 9 नंबर करके हम लिख लेते हैं। वैसे तो यहाँ बीच में ही आएंगे, तो राजीव गांधी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, राजीव गांधी। तो आप देख लीजिए, फिर से एक बार देखिए। तो हम देखते हैं कि ऐसे राजनीतिज्ञ भारत के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी लड़े हैं और प्रधानमंत्री भी बने हैं, वो कौन कौन है आपके। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, नाम याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। अब आप सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से कब चुनाव लड़ा है, कहाँ लड़ा है, तो उन्होंने वाराणसी से लड़ा है। तो याद रखिएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पर, इन्होंने वाराणसी से लड़ा है। ठीक है, वाराणसी से। तो इसमें आप कन्फ्यूज रहते हैं तो हो सकता है पूछ भी लेगा, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे राजनीतिक यानी कुल 9 लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीटों से भी चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो एक बार और नाम देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो ये 9 लोग हैं जो क्या है, उत्तर प्रदेश की सीटों से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं कि आपका लगभग चीज़ें क्या, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सारी चीज़ें आपकी खत्म हो गई। ओके, अब हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 17 जगह के नाम क्यों लिखे हैं, 17 स्थानों के नाम क्यों लिखे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने जब कल बताया था, हमने बताया था कि लोकसभा में जो है आपको 17 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। लोकसभा चुनाव में जो है SC जाति के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें रिजर्व की गई हैं। तो वही ये हैं। तो ये किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें लोकसभा से, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, 17 सीटें। याद रखिएगा, 17 सीटें आरक्षित की गई हैं, पूछा जा सकता है आपका। और ये कहाँ, लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आपकी तो 17 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए। तो कौन कौन से स्थान के नाम है जहाँ के लिए सीटें ये आरक्षित की गई, कौन कौन से 17 स्थान है आपका, नगीना, बुलंदशहर, आगरा, शाहजहाँपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज और हाथरस, यानी कि इतने जगह हैं, इतने क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है आपको अनुसूचित जातियों के लिए 17 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं, 17 क्षेत्र हैं, जो भी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र हैं। तो 17 क्षेत्र जो है आपके, वहाँ पर सीटें आपकी आरक्षित कर दी गई हैं अनुसूचित जातियों के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की गई है, याद रखिएगा, इसको गलत मत करिएगा। तो फिर से एक बार शहरों के नाम, जगह के नाम देख लेते हैं। लोकसभा क्षेत्र के नाम नगीना, बुलंदशहर, आगरा, शाहजहाँपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज,
मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज और हाथरस। ठीक है, तो ये अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, यानी कि SC के लिए आरक्षित है, ST के लिए कुछ भी आरक्षित नहीं है। और हमने कल भी आपको 4-5 बार बताया था, आज भी 4-5 बार बता रहे हैं कि सीटें याद रखिए कि राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31 हैं, लोकसभा की 80 है, विधानसभा की कितनी है, 403 है, और विधान परिषद की 100 है। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। तो ये हो गई आपकी पूरी राजनीतिक संरचना आपकी उत्तर प्रदेश की खत्म। कल हम प्रशासनिक संरचना या पंचायती राज पढ़ेंगे, तो ध्यान से क्लास जरूर करिएगा, पिछली क्लास भी करिएगा। पिछली क्लास में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गई क्लास 2 वीडियो में। मान के चलिए आपका लगभग 30-32 मिनट में वो वीडियो आपकी कंप्लीट हुई थी, और 20 मिनट ये ले जाएगा, नहीं 50-55 मिनट में आपका कंप्लीट राजनीतिक संरचना खत्म हो गई, और अच्छे तरीके से हमने समझा है। और इसकी PDF हम 9 बजे तक ले लेंगे। और हाँ, इस समय जो हिंदी साहित्य है, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो हिंदी साहित्य में जो हमने भाषा की जो हमने पहले पढ़ा दी थी, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड कर ली है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो फिर से पढ़ाएंगे, नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताई गई चीज़ें, तो आप उसको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। उसे जो हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट में हमने जो भाषा का संवैधानिक विकास है उसे ऐड कर दिया है। बाकी आपने देखा होगा कि हमने बोलियाँ, उपभाषाएँ, सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गई आपकी क्लास। यहाँ पे उत्तर प्रदेश राजनीतिक संरचना खत्म होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। अगर आप चाहते हैं PDF तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्निंग्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और 9 बजे तक इसकी PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।